चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला चैप्टर हमारा, कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई हमारे पास जो सिलेबस है 100 मार्क्स का, ये पेपर नंबर 5, इसमें हमारे पास क्या क्या कंटेंट है। तो आज से हम अपना प्रॉपर चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम ले रहे हैं दैट इज रॉयल्टी अकाउंटिंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। छह से 10 नंबर तक का वेटेज इसका है और हर एग्जाम में आपका इसका क्वेश्चन आता है। देखिएगा, सबसे पहले बात आती है कि रॉयल्टी होता क्या है। तो देखिए, हम लिखते भी चलेंगे और साथ साथ में सारी बातों को समझते भी चलेंगे। आप टॉपिक नंबर 1 डालेंगे, मीनिंग पब्लिक इंट्रोडक्शन। मीनिंग पब्लिक इंट्रोडक्शन। देखिएगा, सबसे पहले लिखते हैं, फिर साथ में साथ हम डेफिनेशन को समझेंगे। लिखें, रॉयल्टी इज द सम पेबल बाय वन पर्सन जिसको कि हम आगे से नाम देंगे कॉल्ड लेसी, टू अनदर पर्सन, टू अनदर पर्सन कॉल्ड लेसर। called lesser for the use of rights, for the use of rights vested in lesser। थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन है, अभी मैं आपको इसको समझाता हूं विद एग्जांपल। तो देखिएगा, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये क्या बोल रहा है, रॉयल्टी एक ऐसा अमाउंट है जो कि एक पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन को पे की जाएगी क्योंकि वो उस असेट के अधिकार का उपयोग करेगा। देखिएगा, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, ये है मिस्टर ए, ठीक है, और ये हैं ओनर ऑफ कोल माइन। तो देखिएगा, मिस्टर ए के पास एक कोल माइन की ओनरशिप है, यानी इसके पास एक अधिकार है इस कोल माइन को लेकर। लेकिन अब मिस्टर ए ने क्या किया, अपना ये अधिकार दे दिया, अपना ये अधिकार इस व्यक्ति को दे दिया कि भैया मेरी ये जो कोल माइन है, इस कोल माइन में से तुम क्या कर लेना, कोल को एक्सट्रैक्ट कर लेना। यानी राइट टू यूज आपने इस सामने वाले पर्सन को दिया और इस सामने वाले पर्सन से इस अधिकार को देने के बदले में आप एक कंसीडरेशन लोगे। 1 कंसीडरेशन, 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 1 कंसीडरे
आप क्या लोगे, कंसीडरेशन लोगे। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से मेरी बात को समझना। ये पर्सन है जिसके पास एक कोल माइन है, ये उसकी ओनरशिप में है। अब इसने क्या किया, वहां से कोयला निकालने का जो अधिकार था ये मिस्टर पी को दे दिया कि भैया तुम क्या करना, इस कोल माइन में से कोल निकालना। लेकिन इस राइट टू यूज के बदले में मिस्टर ए मिस्टर पी से कुछ कंसीडरेशन लेगा, और वो ये जो कंसीडरेशन लेगा, इसी कंसीडरेशन को एक नाम दिया जाता है रॉयल्टी। इसी कंसीडरेशन को एक नाम दिया जाता है रॉयल्टी। मुझे बताइए इसमें से असेट का ओनर कौन है, बताइए असेट का ओनर कौन दिखाई दे रहा है आपको, मिस्टर ए। मिस्टर ए ओनर है, तो इसे क्या बोला जाएगा, या तो ओनर या मैं इसे बोल सकता हूं लेसर। ठीक है, और उस असेट का यूज कौन कर रहा है, यानी यूजर ऑफ द असेट कौन है, यूजर ऑफ द असेट ये हो गया, तो ये कहलाता है यूजर, या इसको टेक्निकली नाम दिया जाता है लेसी। बताइए मेरी बात समझ आ रही है। एक पर्सन जिसके पास किसी भी असेट की ओनरशिप है, वो अपनी असेट को एक कंसीडरेशन के बदले में दूसरे व्यक्ति को कुछ समय के लिए यूज करने का राइट देता है। तो जो व्यक्ति ओनर है उसे तो कहा जाता है लेसर, जिस व्यक्ति को ये राइट टू यूज दिया जाता है उसे हम कहते हैं लेसी। और इस एग्रीमेंट के बदले में जो कंसीडरेशन आप लोगे, उस कंसीडरेशन को क्या बोला जाता है, रॉयल्टी बोला जाता है। बताइए यहां तक मेरी बात समझ में आई सबको? आइए मैं और एग्जांपल से चलता हूं। ये है मिस्टर एक्स, ऑथर ऑफ अकाउंट्स बुक, ऑथर ऑफ अकाउंट्स बुक। इन्होंने नहीं, इससे रॉयल्टी नहीं होता, वो अलग चीज होती है, वो कमीशन बेसिस पर चलता है। रॉयल्टी जो चलती है वो अलग एक प्रोडक्शन या उस पर चलती है। देखो अभी मैं बताता हूं आपको। अब ये जो मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने एक अकाउंट्स की बुक लिखी है। बताओ इस बुक के सारे राइट्स किसके पास हैं, ओनरशिप किसके पास है? भाई क्या इनकी सहमति के बिना कोई भी उस बुक का यूज कर सकता है क्या? बताइए भाई, क्या कोई भी पर्सन इनकी सहमति के बिना उस बुक का यूज नहीं कर सकता? अब मिस्टर ए ने क्या किया, इस बुक के पब्लिकेशन का राइट ये एक पब्लिकेशन हाउस है, और मिस्टर ए ने क्या किया, राइट दे दिया, राइट टू पब्लिश। राइट टू पब्लिश द बुक। और बदले में ये जो मिस्टर एक्स है ये क्या रिसीव करेंगे, एक कंसीडरेशन रिसीव करेंगे। तो इस कंसीडरेशन को बोला जाएगा रॉयल्टी। यानी फिर वही बात है, मिस्टर एक्स जो कि एक बुक के ऑथर हैं, इनके पास सारे अधिकार हैं उस असेट के, वो इनके लिए असेट है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उस बुक को पब्लिश करने का काम का कॉन्ट्रैक्ट इस
पब्लिकेशन हाउस से कर लिया कि भैया बुक पब्लिश करो और बेचो, और बेचने पर जो वैल्यू आएगी उसमें से मुझे क्या दे देना, कुछ कंसीडरेशन दे देना। तो इस कंसीडरेशन को हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। तो देखिएगा, ये तो कहलाया लेसर जिसके पास सारे राइट हैं, और ये कहलाया लेसी जिसने उन अधिकारों का यूज किया अगेंस्ट अ कंसीडरेशन। बताइए, क्लियर बिल्कुल यहां तक मेरी बात? बताइए भाई, बोल, साथ साथ बातचीत करते रहा करिए। क्लियर है कृष्णा, ललित? यस सर। आइएगा, लिखेंगे इसी में सेकंड पॉइंट। रॉयल्टी इज periodic amount paid by lessee to lessor for use of asset। रॉयल्टी क्या है, अंडरलाइन कर लेना, एक पीरियडिक अमाउंट है। पीरियडिक मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के अंतराल पर पे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एनुअली हमने डिसाइड किया है कि भाई हम क्या पे करेंगे, रॉयल्टी का इतना अमाउंट पे करेंगे। तो रॉयल्टी जो है वो एक पीरियडिक अमाउंट है जो लेसी लेसर को पे करेगा। लिखें, रॉयल्टी इज जनरली पेड royalty is generally paid रियल एग्जांपल बिल्कुल है। बुक्स की मैं बात करूं तो आज बुक्स के जितने भी ऑथर हैं, जब उनकी बुक प्रिंट होती है तो उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, रॉयल्टी मिलती है। लाइव लाइव एग्जांपल बुक्स का आप बिल्कुल ले सकते हो। कोई भी टीचर जिसकी आप बुक्स, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन लेवल पर बुक पढ़ते हो, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन लेवल पर कोई बुक परचेस करके लाते हो, उस बुक पे एक ऑथर का नाम लिखा होता है, पब्लिकेशन का नाम है आरबीडी, रमेश बुक डिपो। अब वो क्या करता है, जितनी बुक सेल होंगी वो उन पर रॉयल्टी उस ऑथर को पे करता है। हाँ बिल्कुल, अगर आपने पब्लिकेशन राइट कई लोगों को दिए हैं, भाई कोई जरूरी थोड़ी कि आपने एक ही को पब्लिकेशन राइट दिया हो। पब्लिकेशन एक हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन, देखो मैं आपको बताता हूं, पब्लिकेशन जो होगा ना वो एक जना कर रहा है मान लो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कई किताबों से, कई सेंटर से हो सकता है। भाई वो आपको चौड़े रास्ते पर भी मिल जाएगी, वो आपको किसी और शॉप पर भी मिल जाएगी, बट पब्लिश तो एक जगह, प्रिंटिंग तो एक जगह हुई होगी। पब्लिकेशन हाउस उसका एक होगा। आप देखना, बुक का फर्स्ट पेज खोलोगे ना तो वहां पर पब्लिकेशन की बात लिखी हुई होती है, और ये लिखा हुआ होता है कि ऑल राइट्स रिजर्व्ड। आप बिना उसकी परमिशन के ना तो उसको दोबारा पब्लिश कर सकते हो, ना उसको रीप्रिंट कर सकते हो, ना उसकी कॉपी कर सकते हो। आप कोई भी बुक लेना और उस बुक को देखना, वहां पर ये तीन चार बातें आपको हमेशा लिखी हुई मिलेंगी कि भैया ऑल राइट रिजर्व्ड टू उसका हाउस। क्यों? क्योंकि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मैं ही पब्लिश करूंगा, तो फिर यही पब्लिश करेगा उसको। कोई दूसरा व्यक्ति उसको तब तक पब्लिश नहीं कर सकता जब तक आपको उससे, आपको राइट ना मिल जाए। ठीक है अनुज? पब्लिकेशंस बहुत सारे नहीं होते हैं। आप जो बोल रहे हो ना, जनरली क्या होता है, देखिए कि हम पब्लिश करने के बाद उसको बेचने के लिए कई लोगों से क्या करते हैं, सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखें, रॉयल्टी इज जनरली पेड ऑन द बेसिस ऑफ
आउटपुट और सेल। जनरली रॉयल्टी का जो पेमेंट होता है वो किस पर होता है, या तो वो आउटपुट पर, यानी आप जितनी यूनिट्स बनाओगे उस पर बेस्ड होता है, या फिर आप जितनी सेल करोगे उस पर बेस्ड होता है। बताइए, लिख लिया यहां पर? लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रॉयल्टी इज पेड फॉर रॉयल्टी इज पेड फॉर एक्सट्रैक्शन। हाँ, प्रीवियस पेज, बिल्कुल ये लो। हाँ बिल्कुल अनुज, लिखे रॉयल्टी इज पेड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ माइंस। जितनी भी माइंस हैं उनमें से जब आप एक्सट्रैक्शन करते हो उस पर रॉयल्टी होती है। दूसरा, यूज ऑफ पेटेंट, अगर आप किसी के पेटेंट का यूज करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए रॉयल्टी का पेमेंट होता है। यूज ऑफ टेक्निकल नो हाउ और ऑथर ऑफ बुक्स। ये लीजिए, रॉयल्टी का पेमेंट जनरली माइंस के केस में, पेटेंट के केस में, टेक्निकल नो हाउ के केस में और ऑथर ऑफ बुक्स के केस में किया जाता है। तो देखिएगा, ये बेसिकली जो मैंने आपके साथ बात की दैट इज अ इंट्रोडक्शन या मीनिंग ऑफ रॉयल्टी। मैं एक बार वापस से आपको बताता हूं। तो रॉयल्टी का बेसिक मतलब क्या हो गया, एक ऐसा एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन्स जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी असेट को यूज करने का राइट देगा अगेंस्ट अ पीरियोडिक अमाउंट कॉल्ड कंसीडरेशन, और उस कंसीडरेशन को नाम दिया जाता है रॉयल्टी। रॉयल्टी एक पीरियोडिक अमाउंट होगा जो कि आउटपुट या सेल्स पर बेस्ड होता है, ठीक है। और रॉयल्टी बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ माइंस के केस में, पेटेंट के यूज के केस में, टेक्निकल नो हाउ के केस में और एक ऑथर ऑफ बुक्स के केस में दी जाती है। बताइए, क्या मीनिंग सबको क्लियर है? बिल्कुल, कि रॉयल्टी का बेसिक मीनिंग केवल और केवल कुछ नहीं है, एक तरह से आप ये मानो कि आप किसी पर्सन की असेट को यूज कर रहे हो और उसके बदले में आप उसका किराया दे रहे हो उसको यूज करने का, उसी टर्म को क्या बोला जाता है? रॉयल्टी बोला जाता है। आइएगा, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर, चलते हैं टॉपिक नंबर 2। लिखें, पार्टीज ऑफ रॉयल्टी एग्रीमेंट ऑफ रॉयल्टी एग्रीमेंट। आपने ये जो रॉयल्टी एग्रीमेंट बनाया है, इस रॉयल्टी एग्रीमेंट में कौन कौन पार्टीज होती हैं? तो देखिए, हालांकि अभी हमने डिस्कस कर लिया कि रॉयल्टी एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में किया जाता है, दो पार्टीज हो गई। एक पार्टी तो हो गई लेसर या लैंडलॉर्ड,
और दूसरी पार्टी हो गई लेसी। लैंडलॉर्ड कौन होगा? पर्सन हु इज ओनर ऑफ असेट एंड provide right to use to another person is known as लेसर। ये लीजिए, तो लेसर की बेसिक डेफिनेशन हो गई, वो पर्सन जो असेट का ओनर है और उस असेट के राइट को किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। और लेसी कौन होगा? पर्सन हु यूज द असेट ऑब्लिक राइट बाय गिविंग या पेइंग कंसीडरेशन पेइंग या गिविंग कंसीडरेशन टू लेसर। ये लीजिए, तो इसका मतलब मेरे रॉयल्टी एग्रीमेंट में दो पर्सन होंगे। पर्सन नंबर वन लेसर होगा जो ओनर है और अपनी एसेट यूज करने के लिए देगा, और दूसरा पर्सन लेसी होगा जो कि उस असेट या राइट का यूज करेगा आफ्टर पेइंग सम कंसीडरेशन टू द लेसर। तो दीज आर बेसिकली टू डिफरेंट पार्टीज ऑफ द रॉयल्टी एग्रीमेंट। बताइए भाई, क्लियर है बिल्कुल सबको? दो पार्टीज होंगी, इसे लेसर या लैंडलॉर्ड बोला जाएगा और इसे क्या बोला जाएगा? लेसी या टेनेंट बोला जाएगा। लिख लिया यहां तक? आइएगा नेक्स्ट, टॉपिक नंबर 3, टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज इन अकाउंट्स। अब देखिएगा, वैसे तो रॉयल्टीज बहुत तरीके से दी जाती हैं, बट हमारे कोर्स में अकाउंटिंग पर्पस से हम जिन तरह की रॉयल्टीज की बात करते हैं वो क्या होती हैं? फर्स्ट, कॉपीराइट। सुना है आपने कॉपीराइट? दिस प्रोवाइड राइट this provide right to author to claim royalty from publisher।
ये लीजिए, जो पहली रॉयल्टी हम अकाउंटिंग एस्पेक्ट में बात करते हैं वो होती है रॉयल्टी फॉर द ऑथर्स, या जिसको हम बोलते हैं कॉपीराइट्स। अगर मान लीजिए मैंने कोई बुक लिखी, तो अब मेरे पास राइट है कि मैं भैया किसको अलाउ करूं कि वो उस बुक को पब्लिश और सेल कर सकता है। तो मैं क्लेम कर सकता हूं उस पर्सन से जिसको मैंने पब्लिकेशन राइट दिया है। सेकंड आती है पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट रॉयल्टी, this royalty is paid by the user to the owner based on number of items produced। पेटेंट्स क्या होते हैं कि आपने किसी प्रोडक्ट के को अपने नाम से पेटेंट करवा लिया, या किसी फॉर्मूले को अपने नाम से पेटेंट करवा लिया। समझना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक कार का डिजाइन बनाया और मैंने उस कार के डिजाइन को पेटेंट यानी अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया, तो अब वो डिजाइन जो भी यूज करेगा वो मुझे उस डिजाइन को यूज करने के लिए क्या देगा, पैसा देगा। अब मान लो मैंने क्या किया, वो कार की जो डिजाइन मैंने बनाई थी वो कार की डिजाइन मैंने एक कंपनी को दे दी। तो अब जितनी नंबर ऑफ कार वो कंपनी प्रोड्यूस करेगी उसके बदले में वो मुझे क्या देगी, एक अमाउंट देगी जिसको हम क्या बोलेंगे, पेटेंट रॉयल्टी। अच्छा, यहां पर आप एक और बात लिख सकते हैं इसके नीचे, ये रॉयल्टी बेस्ड ऑन सेल्स होती है जनरली, बेस्ड ऑन सेल्स मेड बाय पब्लिशर। तो जो कॉपीराइट्स के रेस्पेक्ट में रॉयल्टी होती है वो सेल्स पर बेस्ड होती है कि भैया जितनी किताबें बिकेंगी उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। पेटेंट यानी फॉर्मूलों की जो रॉयल्टी होती है वो बेसिकली आइटम्स प्रोड्यूस्ड पर होती है। आपने जितनी कार बनाई और कार को बनाने में मेरा वो डिजाइन यूज किया, तो आप मुझे पर कार पर क्या दोगे, रॉयल्टी दोगे। और तीसरी होती है माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी, माइनिंग रॉयल्टी इसमें लिखें, इन दिस केस यूजर पे रॉयल्टी टू द ओनर based on आउटपुट पर बेस्ड रॉयल्टी होती है। तो अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला अकाउंटिंग में हम 3 तरह की रॉयल्टी पर बात कर रहे हैं। रॉयल्टी नंबर 1 कॉपीराइट रॉयल्टी, रॉयल्टी नंबर 2 पेटेंट रॉयल्टी, और रॉयल्टी नंबर 3 माइनिंग रॉयल्टीज। कॉपीराइट रॉयल्टी ऑथर्स के लिए एप्लीकेबल है, जहां पर जितनी उसकी बुक की सेल होगी आपको उसकी रॉयल्टी मिलेगी। पेटेंट रॉयल्टी बेसिकली प्रोडक्शन पर बेस्ड होती है कि भैया आपने उस फॉर्मूले, उस डिजाइन का जो कि मेरे नाम पर पेटेंट था उसको काम में लेकर कितना प्रोडक्शन किया उस हिसाब से आप मुझे रॉयल्टी दोगे। और तीसरी है माइनिंग रॉयल्टी, और माइनिंग रॉयल्टी माइंस पर लगती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई
कोल माइन है, तो मैंने उस कोल माइन को क्या किया, किसी को किराए पर दिया। तो अब वो व्यक्ति उस कोल माइन से कोल एक्सट्रैक्ट करेगा, कोल निकालेगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, वो जितना आउटपुट वहां से लेगा उस आउटपुट के ऊपर उसे क्या देना पड़ेगा, एक अमाउंट मुझे देना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड माइनिंग रॉयल्टी। बताइए भाई मुझे यहां तक, क्या आपको मेरी तीनों बातें समझ आ गई? रॉयल्टी का बेसिक मतलब समझ आ गया। उसके बाद रॉयल्टी में दो पार्टीज होंगी, लेसी और लेसर, वो बिल्कुल क्लियर है। और अकाउंटिंग पर्पज से तीन तरह की रॉयल्टी की अकाउंटिंग सबसे ज्यादा होती है, कॉपीराइट्स, पेटेंट और माइनिंग। बताइए हर्षित, समझ आया? करिश्मा, ललित, बोलिए भाई क्या हुआ, समझ आया सबको? चलिएगा आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, टॉपिक नंबर 4 की तरफ हेडिंग डालेंगे, टॉपिक नंबर 4। टॉपिक 4, इंपॉर्टेंट टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड। देखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स इस रॉयल्टी एग्रीमेंट में आप यूज करोगे, हम जरा उन पर बात करते हैं। पहली टर्म है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट लिखना, इट इज द अमाउंट, it is the amount to be paid by lessee to lessor, whether or not he has derived benefit from the asset। देखिए इस डेफिनेशन से पता लग रहा है, हालांकि नाम से ही पता लग रहा है कि भैया इतना मिनिमम अमाउंट तो तुम्हें देना ही देना पड़ेगा, चाहे तुम असेट को बेनिफिट में लो या मत लो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने क्या किया कि मैंने कार का डिजाइन एक कंपनी को बेचा, और मैंने उस एग्रीमेंट में क्या लिख दिया कि भैया ये डिजाइन में जो तुम्हें बेच रहा हूं, तुम मुझे इस डिजाइन के रेस्पेक्ट में पर एनम के 10 लाख रुपए तो मिनिमम दोगे। यानी अब मान लो वो कंपनी उस डिजाइन का यूज ही नहीं करती है, अभी पहले साल में उन्होंने डिजाइन का यूज ही नहीं किया, तो उन्होंने कार नहीं बनाई, लेकिन फिर भी मैंने एग्रीमेंट में लिखा है, तो उसे मुझे मिनिमम कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो मिनिमम रेंट वो अमाउंट होता है जो लेसी को लेसर को देना ही पड़ेगा, वेदर लेसी डिराइव्ड एनी बेनिफिट और नॉट। आप बेनिफिट उठाओ तो भी ठीक है, नहीं उठाओगे तो भी ठीक है। ये अमाउंट तो एक फिक्स्ड अमाउंट हो गया जो मिनिमम आपको देना ही देना पड़ेगा।
It is also known as, it is also known as dead rent और रॉक रेंट। फिक्स्ड हो गया, ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। मिनिमम रेंट इज ऑल्सो नोन एज, मिनिमम रेंट को और किस नाम से जाना जाता है, उसमें एक ऑप्शन था डेड रेंट या रॉक, रॉक मतलब पत्थर, जड़। फिक्स्ड हो गया, समझ रहे हैं आप बात को? तो इसी आधार पर इस मिनिमम रेंट के दो नाम दिए गए हैं, डेड रेंट और रॉक रेंट। minimum rent can be fixed, minimum rent can be fixed for every year, for every year, or may change every year as per the terms of agreement। एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। समझिएगा, दो तरीके से डिसाइड हो सकता है, या तो मैं फिक्स्ड कर दूं, यानी मैंने बोला कि भैया 4 लाख रुपए आप मुझे हर साल दोगे, मिनिमम से मिनिमम 4 लाख तो दोगे ही दोगे, चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे आप प्रोडक्शन मत करो। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मुझे आप पहले साल 4 लाख दोगे, अगले साल उसमें 5% इंक्रीज कर दूंगा, फिर अगले साल 5% इंक्रीज कर दूंगा, मे चेंज एवरी ईयर एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। लेसर ने बोला कि भैया देखो, पहले साल दोगे 4 लाख, अब हर साल आपका जो मिनिमम रेंट है वो 5% से इंक्रीज हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग मिनिमम रेंट अगले साल क्या बन जाएगा, 4,20,000 बन गया। फिर उसके अगले साल 4,20,000 में फिर 5% जोड़ दो। तो मिनिमम रेंट वो रेंट है जो लेसी हैज टू बियर वेदर ही हैज डिराइव्ड एनी बेनिफिट फ्रॉम द असेट और नॉट, एंड हेंस दिस रेंट विल ऑल्सो नोन एज डेड रेंट और रॉक रेंट। मिनिमम रेंट हर साल का फिक्स्ड भी हो सकता है कि मैं हर साल इतना ही रखूंगा, या फिर जो मिनिमम रेंट है वो हर साल क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। एक पॉइंट और लिखेंगे, लिखे रूल, व्हेन actual royalty, when actual royalty for a year is less than the minimum rent, when actual royalty for a year is less than minimum rent, the lessee will pay the minimum rent to the lessor।
बिल्कुल सिंपल सा रूल बना। जैसे मान लीजिए आपने बोला था कि मिनिमम 4 लाख चाहिए मुझे, अब क्या हुआ, जो एक्चुअल रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन बनी वो 2.5 लाख बनी। तो अगर एक्चुअल रॉयल्टी किसी भी ईयर की मिनिमम रेंट से कम बनती है तो लेसी को क्या पे करना पड़ेगा, मिनिमम रेंट लेसर को पे करना पड़ेगा। बताइए, क्या मेरी यहां तक की बात में आपको कोई भी डाउट है? बताइए हर्षित, करिश्मा, कोई भी डाउट अगर आपको है यहां तक के पॉइंट में। पहली डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है मिनिमम रेंट की, वो रेंट जो आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आप उस असेट को यूज करो चाहे मत करो। चूंकि आपने एग्रीमेंट कर लिया है, तो अब अगर आप बेनिफिट लेते हो तो भी ठीक है, नहीं लेते हो तो भी आपको मिनिमम देना पड़ेगा। तो अगर आपकी एक्चुअल रॉयल्टी का पेमेंट मिनिमम रेंट से कम बनेगा तो लेसी को क्या पे करना पड़ेगा, मिनिमम रेंट लेसर को देना पड़ेगा। बताइए भाई, बिल्कुल क्लियर है यहां तक? तो आज आपने छोटे छोटे कुछ टॉपिक पढ़े, इंट्रोडक्शन पार्ट, देन डेफिनेशंस पार्ट, कि भैया कौन कौन पार्टीज इस एग्रीमेंट में होती हैं, कितने तरह की रॉयल्टी की अकाउंटिंग हमको करनी है, और उसके बाद हम जो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। टॉपिक 3 दिखाऊं एक बार, ये लो। चलिए क्लियर। तो आगे हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे और डेफिनेशंस वगैरह पर समझेंगे और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ साथ करते चलेंगे।